अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है काफ, खांसी का आना। ये सर्दियों के दिनों में जैसा कि आजकल चल रहा है, बच्चों में और बूढ़ों में ख़ास तौर पे, इवन जवानों में भी ये बीमारी जो होती है शिद्दत अख्तियार कर जाती है और काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो काफ बेसिकली किसको कहते हैं हम, कि सांस का अंदर लेकर जाना। काफ की 3 फेजेस होती हैं। पहले इंस्पायरेशन में आप सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके अलावा बाद जो है सेकंड स्टेज में आपके इंट्राथोरेसिक चेस्ट में प्रेशर बढ़ता है, और फिर थर्ड फेज़ में आपका ये जहाँ से जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एकदम वो खुलता है और हवा बाहर निकलती है ज़ोर से। तो उसे काफ कहते हैं। तो ये जैसे टिपिकली ऐसे होती है। तो कॉफ़ जो होती है, ये 2 तरह की होती है। एक ड्राई होती है, जिसमें कि बलगम नहीं आता, बिल्कुल खुश्क खांसी। और एक जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है, जिसमें कि मुँह में से बलगम आता है, या म्यूकस जिसे कहते हैं। तो इसका जो है पहले हमें जानना है इसकी कि इसकी क्या वजूहात होती हैं, काफ़ किन वजह से हो सकती है। तो काफ जो होती है, सबसे पहले जो होता है ये इसमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो आपके मुंह से लेकर यहाँ तक का जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की किसी भी डिज़ीज़ की वजह से आपको काफ हो सकती है। तो उसमें जो है आपका गला ख़राब होना, आपका इवन के कानों की इन्फेक्शन जो होती है, उससे हो सकती है। और आपका जो है इरिटेशन है यहाँ पर गले में किसी वजह से, उससे हो सकती है। और इसके अलावा जो होता है, अगर आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएं, तो फिर आपके जो है यहाँ से जो शुरू होता है और नीचे तक आपके ये सांस की नाली और राइट और लेफ़्ट लंग्स जो होते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें अगर कोई हो तो उसकी वजह से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसे कहते हैं, उसकी डिज़ीज़ की वजह से भी काफ़ हो सकती है। और इसके अलावा जो होती है एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से भी काफ़ हो सकती है। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें स्मोकिंग होती है, स्मोक इन्हेलेशन, चाहे वो सिगरेट का हो या दूसरा स्मोक हो किसी चीज़ का, उसकी वजह से हो सकती है। ख़वातीन जैसे घरों में कुकिंग करती हैं, उस स्मोक होता है, उसकी वजह से भी काफ़ हो सकती है। सिगरेट आप खुद ना भी पीते हो, कोई और आपके साथ पीता हो, आपको काफ़ हो सकती है। और इसके अलावा जो होता है पोलन्स जो होते हैं, दरख्तों से जैसे गिरते हैं, वह सीजनल होता है एलर्जी के दिनों में, तो उनकी वजह से किसी लोगों को काफ़ हो सकती है, खुश्क ड्राई काफ़। और इसके अलावा जो होता है आपको मैकेनिकल इरिटेशंस जो होती हैं। मैकेनिकल इरिटेशंस की बात करें तो जो लंग्स के में अगर कोई ट्यूमर हो, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो से होता है उस पे प्रेस कर रही हो, कोई कंप्रेशन हो रही हो, उसकी वजह से जो होता है वो काफ़ हो सकती है। और उसके अलावा जो है आपके अगर ईयर में वैक्स है और वो आपके आगे गले तक आपके इरिटेशन पैदा कर रहा है, तो ये नाक, कान और गला तीनों मिले होते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ हो सकती है। और इसके अलावा जो होता है फिर आपको अगर लंग्स में, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, लंग्स में इर्द गिर्द जब वो पानी हो, तो उसकी वजह से भी काफ़ हो सकती है। इसके अलावा क्रोनिक कुछ डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ हो सकती है। उसमें अस्थमा हो सकता है, उसमें जो होता है ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, उसकी वजह से काफ़ हो सकती है। इसके अलावा जो होता है सार्काइडोसिस होती है, उसकी वजह से काफ़ हो सकती है। और ये जो है पोस्ट कॉमन डिजीज़ होती हैं, इनकी वजह से काफ़ हो सकती है। तो हम बात करते हैं अब इसकी अलामात जो होती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर क्या देखता है? तो अगर हम आइज़ से देखना शुरू करें तो जो काफ़ के अगर पेशेंट हों, उनकी आइज़ में अगर रेड हों,
कंजंक्टिवाइटिस हो और साथ ही राइनोरिया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट को फ़ीवर है और उसके साथ जो है वो काफ़ हो रही है, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली ये कोई इन्फेक्शियस इटियोलॉजी है, कोई इन्फेक्शन है, नमूनिया हो सकता है, उसकी वजह से काफ़ हो रही है। इसके लिए जब हम लंग्स का एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो लंग्स के एग्ज़ामिनेशन में अगर आपके जो है वो इसमें रोंकाई आ रहे हैं, उसमें अस्थमा की आपको अलामात हो सकती हैं, विस्लिंग सी साउंड आती है जब ऑस्कल्टेशन करते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ हो सकती है। उसके अलावा जो है अगर आप इसमें आएँ, अगर आपके हिस्ट्री आपने पूछी है और उसमें पेशेंट की बता रहा है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है और कोई उसकी वजह से उसको जो भूख ख़त्म हो गई है, वेट लॉस हो रहा है और साथ ही साथ खांसी है और वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको इनसाइड कोई उसको बहुत कैंसर या उससे किस्म की कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से काफ़ हो रही है। तो हिस्ट्री में भी आपने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा। तो ये हो गई इसकी। इसके अलावा जो होती है काफ़ की एक और सबसे अहम वजह होती है ड्रग। अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवाई शुरू करवाई है ब्लड प्रेशर की, जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, उसकी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी जो होता है वो काफ़ आ सकती है। तो उस सूरत में आपको वो दवाई का उसकी डोज़ कम करनी होगी या उस दवाई को चेंज करना होगा, तो वो आपकी काफ़ को आराम आ सकता है। तो ये होगी इसकी जो होता है अलामात में, और इसके जो होती हैं इसके फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या फाइंडिंग होती हैं और इसकी टाइप्स हो गई काफ़ की। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है इसके मरीज़ में क्या इसके टेस्ट क्या करवाने हैं। तो टेस्टों में इसके सबसे पहले तो इसका जो है कुछ इतना ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास अगर आपको तो, लेकिन आपको हिस्ट्री पे पता चल जाता है कि अगर एक पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसे लाज़मी स्मोक छोड़नी है। अगर उसको एलर्जी की है उसकी हिस्ट्री, तो लाज़मी उसको उस एलर्जन से अवॉइड करना है। तो लेकिन उसमें आपको जो अगर टेस्ट से करवाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट होता है वो चेस्ट एक्स-रे होता है। चेस्ट एक्स-रे करवाएँ तो उससे आपके लंग्स की एक पिक्चर जो होती है बिल्कुल सामने आ जाती है। अगर चेस्ट एक्स-रे में आपके नमूनिया है तो वो पता चल जाएगा। अगर चेस्ट एक्स-रे अगर आपके कोई ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है तो बाज़ औक़ात वो भी आपको चेस्ट एक्स-रे में आ सकता है। इसके अलावा अगर चेस्ट एक्स-रे बिल्कुल ठीक आया है, उसमें कुछ ऐसी नहीं है, तो फिर उसका मतलब ये है कि जो है ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा जो होता है अस्थमा हो सकता है, या कोई क्रोनिक ऐसी डिज़ीज़ हो सकती है। तो इसके अलावा जो होता है माइल्ड पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, वो आपको जो होता है वो आपको काफ़ कर रहा है। तो चेस्ट एक्स-रे एक बड़ा बुनियादी सा टेस्ट है जो कि करवाया जाता है अगर काफ़ जो है वो पुरानी है और 2 हफ्तों से ज़्यादा काफ़ हो गई है और उसे आराम नहीं आया। तो इसके अलावा जो टेस्ट होता है वो आप म्यूकस का एग्ज़ामिनेशन जो होता है, स्पुटम का एग्ज़ामिनेशन, बलगम का जो होता है टेस्ट करवाया जा सकता है। उसमें अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्फेक्शन है अंदर लंग में। अगर उसमें ब्लड सेल्स आ रहे हैं या स्पुटम जो है वो ब्लड उसमें थोड़ा-थोड़ा सा रेड कलर का है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको जो है उसमें कोई आपको हार्ट की तकलीफ़ भी हो सकती है इसमें, जिसे हम कहते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपको रस्टी स्पुटम जो होता है वो नमूनिया में भी आ सकता है। इसके अलावा जो है आपके अगर बलगम में खून आ रहा है तो उसकी वजह जो होती है वो आपको ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, टीबी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो स्पुटम का टेस्ट भी करवाया जा सकता है अगर आपका जो है वो स्पुटम काफ में आ रहा है। तो इसके अलावा जो है आपको फिर अगर ऐसा नहीं है, आपको स्पुटम नहीं आ रहा और चेस्ट एक्स-रे भी ठीक है, तो फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाए जा सकते हैं,
जिसमें कि आपको कुछ ख़ास किस्म के एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें आप सांस लेती हैं और आपका जो है वो देखा जाता है कि आपको अस्थमा तो नहीं है। तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। तो इसके अलावा फिर अगर आपका ये टेस्ट भी नॉर्मल हो, तो फिर भी अगर आपको कफ को आराम ना आ रहा हो, तो फिर वो आपको कैमरा डालकर जो होता है गले में, यहाँ से कैमरा आपको सुलाकर नींद में आपके कैमरा गले में डाला जाता है और आपके पूरे लंग्स को अंदर से देखा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। तो ये टेस्ट करवाया जाता है। तो इसके अलावा जो है, फिर अगर आपको टीबी का ख़तरा है, जिसमें आपको रात को थोड़ा सा आपको पसीना आता है, आपको काफ है ड्राई, और समटाइम्स स्पूटम आता है, आपका वेट लॉस हो रहा है, और आपका जो है फेस जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे मुल्कों में, तो उसमें टीबी का भी बहुत ख़दशा होता है। तो आपको टीबी का टेस्ट भी करवाने के लिए डॉक्टर कह सकता है। तो चलिए अब आते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। तो ट्रीटमेंट जो होती है इसकी, सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि आपको किस वजह से कफ आ रही है। तो आपने उस वजह को दूर करना है। अगर कफ आ रही है, खांसी जो है, आपको स्मोकिंग की अगर वो पेशेंट करता है, तो लाज़मी बात है कि स्मोकिंग आपने इसको क्विट करना है। अगर आप स्मोकिंग क्विट नहीं करेंगे, तो आपको कफ को कभी आराम नहीं आएगा। अच्छा, स्मोकिंग की जो कफ होती है, इसकी सबसे एक जो टिपिकल होती है, वो सुबह के वक्त खांसी जो होती है, वो जैसे सो के उठता है या सुबह ही सुबह खांसी शुरू हो जाती है, ये इसकी ख़ास अलामत होती है। अगर वो पेशेंट स्मोकिंग करता हो, तो स्मोकिंग जो होती है, चाहे फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, आपके वाइफ को आती है खांसी, आप स्मोकिंग करते हैं, या अदरवाइज वर्सा, तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी है उस बंदे को। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो होता है, फिर हम खांसी में कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि खांसी जो होती है वो कम हो जाती है। खांसी को बिल्कुल जो होता है रुकवाना मकसद नहीं होता, क्योंकि खांसी अगर बिल्कुल रुक जाए, तो जो म्यूकस और वो जो लंग्स क्लियर करके बाहर निकाल रहा है, वो अंदर ही रह जाएगा। बस इस खांसी की दवाइयों को देने का मकसद ये होता है कि खांसी जो है, आपकी नींद सही तरीके से है, आपको खांसी आपकी नींद में खलल ना पैदा करे। तो उसमें जो होता है, अमेरिका में ख़ास तौर पे एक दवाई यूज़ होती है, इसे कहते हैं नाइक्वेल। तो इसमें थोड़ा-सा गनूदगी होती है, इससे सो जाता है इंसान। तो ये बहुत ओवर द काउंटर मिल जाती है। और डेकोइल भी होती है, जिसमें बिल्कुल वो गनूदगी नहीं होती, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर ड्राइविंग करते हो, तो आपने नाइक्वेल यूज़ नहीं करनी, आपने डेकोइल यूज़ करनी है। तो इसके अलावा जो होता है, आपको एंटी हिस्टामिन्स जो होती हैं, वो टैबलेट शुरू करवाई जाती हैं एलर्जी के लिए, उससे भी खांसी में फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो होता है, आपको ये होती हैं पेरिफेरली एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, जो कि आपको जिस्म में जो आपके जो काफ रिसेप्टर्स आपको काफ करने पे आपको दी से एक आती है रिएक्शन होता है, उसको वो सप्रेस करते हैं। ये इनमें जो होता है फिनोल्स होते हैं, इसमें बेंजोनेट होते हैं, और इसमें मेंथोल होता है। जैसे कि वो ठंडी से एक टैबलेट्स होती है, तो जिससे कि आपको ये जिसे कहते हैं, ये मेंथोल में आता है। ये आपको एक जो होता है वो गले में एक ठंडक का एहसास पैदा करते हैं। तो इनसे जो होता है, आपको काफ को आराम आता है, और इससे में कोई गनूदगी भी नहीं होती। और ये 3 किस्म के होते हैं इसमें, या आपको के फ्लेवर भी ले सकते हैं, बगैर फ्लेवर के भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, वो सेंट्रली एक्टिंग जो होती हैं काफ की मेडिसिन होती हैं, जो कि आपके दिमाग में जाके आपके दिमाग को थोड़ा बहुत रात को सुन कर देती हैं, और आपको काफ जो होता है वो कम हो जाती है, और आपको नींद अच्छी आती है। तो उनको जो होता है, वो उसमें हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोमिथोरफैन कहते हैं। डेक्स्ट्रोमिथोरफैन जो होते हैं, वो आपको नॉन नारकोटिक होते हैं, और वो आपको सेंट्रली ब्रेन में जाके एक्ट करते हैं, और आपको जो होते हैं काफ को सप्रेस करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग जो होती है, वो कोडीन जो होते हैं, वो नारकोटिक्स जो होते हैं उसमें आती हैं। वो ख़ास अगर बहुत शदीद खांसी हो, तो आपको आपका डॉक्टर कोडीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, सिरप्स भी आपको या टैबलेट भी दे सकता है खांसी के लिए। खाफ अगर आपको
किसी अस्थमा की वजह से हो रही है या ब्रोंकाइटिस की वजह से हो रही है, तो उसमें जो होता है आपका डॉक्टर आपको ट्रायल दिलवा सकता है 5 दिनों का एंटीबायोटिक्स का। उसमें अगर आपका गला ख़राब है, आपको इन्फेक्शन है, तो आपको उस एंटीबायोटिक का 5 डे का जो है वो कोर्स करवाया जा सकता है अज़िथ्रोमाइसिन या ऑगमेंटिन टाइप की मेडिसिन से। तो वो अगर आप शुरू करवाया जा सकता है, और उसके अगर उससे भी आराम ना आए तो आपका जो डॉक्टर होता है, अगर आपके में वो दूसरी और रूल्स आउट हो चुकी हैं बीमारियों के काजेज़, तो उसमें अगर आपको ब्रोंकाइटिस है या आपको अस्थमा का खदशा है जिसे दमा कहते हैं, तो उसमें जो होता है ये पफ होते हैं जिसे जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो इसमें जो होता है ये एल्ब्यूटिरोल मेडिसिन होती है, बीटा एगोनिस्ट ग्रुप से ये बिलोंग करती है। ये आप अपने साथ रख सकते हैं ट्रैवल के लिए। जॉब पर आपको अगर खांसी का अटैक हो तो इसे जो होता है वो लेने का तरीका बड़ा आसान होता है। यहाँ से इसको आपने जो होता है इसको शेक करना है, और इसके बाद आपने मुंह में रख के से दबाना है और सांस अंदर खींचना है। ये आपको आपका डॉक्टर लिख के दे सकता है। और इसमें सिम्बिकॉर्ट एक और किस्म ये पफ है। ये आपको ये भी लेने का इसका तरीका ये है, ये ज़रा उससे स्ट्रांग होता है। इसमें जो होता है वो स्टीराइड होता है सिम्बिकॉर्ट ब्यूडिसोनाइड। ये आपको डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है। और इसके अलावा जो होता है आप अगर बच्चे हैं घर में और या आपको खांसी का जो अटैक ज़्यादा हो रहा है और उसमें अस्थमा की सूरत में, तो आप जो होता है ये मेडिसिन जो होती है इसमें एल्ब्यूटिरोल बीटा एगोनिस्ट मेडिसिन है, जो कि अभी जैसे इसमें थी मेडिसिन, लेकिन ये इसमें आप ये एम्प्यूल होता है, इसे आप तोड़ कर जो होता है आप इसमें डाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं नेबुलाइज़र। ये डॉक्टर जो होता है आपको अब लिखवा लेना चाहिए आपको अपने डॉक्टर से। आप इसे खोल के इसमें से मेडिसिन लेकर आप इसमें डालेंगे, और इसके अलावा इसमें डालकर उसे प्लग इन करके आप जो है इसको 10 से 20 मिनट तक आप आराम से इसको ले सकते हैं, और इससे आपका खांसी को आराम आ जाएगा। उस सूरत में कि अगर आपके दूसरे काजेज़ रूल आउट हो चुके हैं और आपको मोस्ट लाइकली जो है आपका चेस्ट एक्सरे क्लियर है, आपके जो है कोई मैकेनिकल इरिटेशन नहीं है, आपको कोई गला ख़राब नहीं है, आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस टाइप की डिज़ीज़ है, तो उस सूरत में ये जो है आपको ये पफ जो होते हैं या फिर जो नेबुलाइज़र जो होता है ये आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ जो है आपको इसकी टियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस तरह उसके बाद आपको उस बीमारी का जो आपको है बाकायदा तौर पे उस सिर्फ उसी चीज़ का इलाज किया जाए ताकि आपकी काफ दूर हो सके। अदरवाइज़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाना और रैंडमली खाते रहने से आपकी सेहत को और ज़्यादा नुकसान होगा। ये तो ये हो गई आपकी काफ उसकी वजूहात, उसकी टाइप्स हो गई, उसमें टेस्ट क्या-क्या करवाए जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई टॉपिक के साथ आपसे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।